हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में आज हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखिए, आपके आगे में एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसी श्रृंखला में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कौन कौन सी घटनाएं पहले हुई, उसके बाद में कौन सी घटनाएं हुई और उसके बाद में कौन सी घटना। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों को सही काल में व्यवस्थित करना ये पूछा गया। इसमें सही कूट पूछा, सही कूट ही बताना। तो पहला ऑप्शन है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि करना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना और राष्ट्रगान को अपनाना। तो आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा इस बारे में, संविधान सभा के निर्णय के बारे में। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना है, ये आपको पता होगा। तो 1947 जुलाई में अपना लिया गया था इसको। जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है, इसको मई 1949 को पुष्टि की गई थी। और जो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति की नियुक्ति, ये जनवरी 1950 को किया गया था इसको। इस हिसाब से सबसे लास्ट में तीसरा हो गया और सबसे पहले दूसरा हो गया और जो मिड में है वो एक हो गया। तो ये क्रम दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन बी सही होगा। आपको सही कोटि पूछा तो इसका आंसर बी होगा 2, 1, 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? आपको ये बताना है। तो पहला है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दूसरा है, भर्ती की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उसके प्रशासन का अधिकार, मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। चौथा ऑप्शन ये कह रहा। आपको बताना है इसमें से सही कूट पूछा है, कौन से कूट सही है जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ना कि विदेशों नागरिकों को। तो इससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 मूल अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है, सिर्फ भारतीयों को दिया जाता। इस हिसाब से अपन मिलान करें तो पहला सही है, सिर्फ भारतीयों के लिए। जो 19 के तहत भर्ती की स्वतंत्रता है, ये भी भारतीयों के। जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दे रखे 29 और 30 में, प्रशासन की अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन से संबंधित, तो ये भी सिर्फ भारतीयों को। लेकिन जो मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध है, ये आपने थोड़ा बहुत ही अगर मूल अधिकार के बारे में पढ़ा होगा, तो ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी है। उनका भी आप बाल श्रम में प्रयोग नहीं ले सकते हो, उनका भी दुर्व्यवहार, मानव का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, विदेशी हो चाहे कोई भी हो। तो इस हिसाब से आप, अगर आपको ये भी ऑप्शन सही आप ढंग से पता होता तो आप सही कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड से। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन ए हो गया, केवल 1, 2 और 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो मित्रों, आर्टिकल 1 के बारे में ये कह रहा है, जो राज्यों के संघ के रूप में अभिव्यक्ति की गई है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं आपको बताना है। मित्रों, ऐसे तो एक दृष्टि तो आपको सभी लगेंगे, पर आपने अगर अनुच्छेद 1 सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसका सही आंसर निकाल पाओगे। आपको सही कोटि पूछा है। तो मित्रों, आपको मैं पहले बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर ओनली फॉर 1 होगा सही ऑप्शन, 1, राज्यों के क्षेत्र। इसके हिसाब से इसका सही आंसर बी हो गया। ये संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया, ये दोनों आर्टिकल 1 में उल्लेखित नहीं है। मैं आपको आर्टिकल 1 सीधे बता देता हूँ। आर्टिकल देखो, ये रहा, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली
अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो संघ राज्य क्षेत्र है यह कह रहा है, और जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है उन्हीं के बारे में कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। ये लैंग्वेज लिखी है, इसमें लैंग्वेज का फर्क है। जैसे प्रथम दृष्टया देखें तो अपन को सही मिलान होता है, बट ये अनुच्छेद का वर्णन कर दिया तो अनुच्छेद के हिसाब से इसको देखना पड़ता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन, समान सिविल संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, वर्तमान में गुजरात एक समान सिविल संहिता वाला एकमात्र राज्य है। आपको सही कोड बताना है, सही कोड कौन सा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो मित्रों, समान सिविल संहिता के बारे में बता देता हूँ। हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहने वाला विषय है। जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान, उसमें जो 44वां अनुच्छेद है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है कि राज्य को प्रयास करना चाहिए, लेकिन हाल तक राज्य ने इसके संबंध में कोई प्रयास नहीं किया। बट मित्रों, गोवा एक ऐसा राज्य है वहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है, वो एकमात्र राज्य है। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, और पहला ऑप्शन जो 44वें संविधान अनुच्छेद कह रहा है उस हिसाब से पहला सही हो गया हमारा। तो इसका सही आंसर केवल एक होगा, ऑप्शन ए। सही पूछा है आपको, सही। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन आप सही है आपको ये बताना है। इसमें पहला कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा शेष संविधान अधिनियमित करने से पूर्व प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया है। ये कह रहा है कि जो संविधान के बाकी भाग लागू करने से पहले ही संविधान की प्रस्तावना को लागू किया, ये पूछ रहा है आपको। और दूसरा कह रहा है, प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। इसमें आपको सही कोड बताना है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, जो प्रस्तावना है वो संविधान पूरा लागू होने, अधिनियमित होने के बाद में प्रस्तावित की गई है। उसी को आधार रख के, उसी के उद्देश्य को समाहित करते हुए प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन पहला गलत हो गया, क्योंकि पूर्व की बात कर रहा है, लेकिन ये संविधान अधिनियमित होने के बाद की है। और जो संविधान के उद्देश्य का है, जो उद्देश्य संकल्प नेहरू जी ने 1946 में प्रस्तुत किया गया, उसी के आधारित है, उसी पर आधारित है। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया, पहला गलत हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, केवल और केवल 2। अगला क्वेश्चन हमारा, दुर्बल रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में है, जो 2021 वाली है, उसमें आपको सही कथन बताना है। पहला है, ये स्पष्ट रूप से दुर्बल रोगों की परिभाषा प्रदान करता है, ये परिभाषा के संदर्भ में पूछता है। दूसरा, ये स्वैच्छिक व्यक्तिगत योगदान एकत्रित करने हेतु एक डिजिटल मंच स्थापित करने का प्रावधान करता है। और तीसरा कह रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत दुर्बल रोगों के उपचार का प्रावधान करता है। ये नीति आयुष्मान भारत योजना के तहत दुर्बल रोग है उनके उपचार की प्रावधान की बात कहती है। आपको ये बताना है इसमें कौन से कथन सत्य है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, जो ऑप्शन पहला है वो गलत है, क्योंकि ये नीति दुर्बल रोगों की परिभाषा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है। इस हिसाब से हमारा पहला गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, तो हमारे पास बी और सी दो ही बच्चे। तो दूसरा तो ऑटोमेटिक सही हो गया, डिजिटल मंच की स्थापना की बात कर रहा है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, आयुष्मान भारत से ना होकर जो दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष बना गया, उसके तहत इसकी पेमेंट की प्रावधान किया गया, उसके उपचार के लिए जो धन है उपलब्ध करेगा वो उसी नीति के तहत करेगा, ना कि आयुष्मान भारत नीति के तहत
इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तीसरा भी गलत हो गया। इसका सही आंसर केवल और केवल 2 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह वर्णन किया था कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन के आधार पर स्थापित किया गया है? आपको बताना है कौन सी बात में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन ए है संपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो आपको इसमें सही बताना है। तो जो ये केशवानंद भारती है, ये 1973 में मूल संरचना की अवधारणा के संबंध में था। इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन तो गलत हो गया। और जो मेनका गांधी वाला वाद था, ये आर्टिकल जो 21 है जीवन जीने का अधिकार, उसके संदर्भ में था, उसको विस्तारित किया गया था। और ये इस हिसाब से हमारा डी भी गलत हो गया। और इस संपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का मामला था 1951 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मूल अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर हैवी है, उन पर वरीयता दी गई है। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। और पीछे जो ऑप्शन बी बचा है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि इसके मध्य संतुलन होना चाहिए। संविधान के निर्माण के समय भी इसका मूल उद्देश्य यही था कि इनके मध्य संतुलन हो, इसी आधार पर स्थापित किए गए थे ये। तो इस हिसाब से हमारा इसका सही ऑप्शन बी हो गया, मिनर्वा मिल्स बाद में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही पूछा, ध्यान रखना। तो पहला कथन ये कह रहा है, इसके तहत आरबीआई सरकार से सीधे प्रतिभूतियों का क्रय करता है। ये कह रहा है कि आरबीआई सरकार से सीधी प्रतिभूतियां खरीदती है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है जो जीसैप कार्यक्रम है, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम है, ये केंद्र और राज्यों के लिए उधार की समग्र लागत को कम करने में सहायता करता है। आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ कि इस कार्यक्रम के तहत जो आरबीआई है, केंद्रीय बैंक, वो क्या करता है, जो बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदता है और बाजार में तरलता बढ़ाता है। और इस हिसाब से वो सरकार का वजन, जो लागत वजन है, वो कम करता है, समग्र लागत को कम करता है। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन तो सही हो गया। लेकिन जो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि सरकार से सीधे खरीदता है, बट वो आरबीआई सरकार से ना खरीद के सीधे बाजार से ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत करता है। इस हिसाब से हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल और केवल 2। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मित्रों आपको यहाँ पे ध्यान रखना, सही नहीं है पूछा गया है। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे उसमें से 3 सही है और 1 ऑप्शन सही नहीं है, वो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, इसके सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मित्रों आपको जहाँ तक पता होगा कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको राज्यपाल नियुक्त करता है, राष्ट्रपति हटाता है। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन तो कथन सही है, बट इसका आंसर नहीं है। दूसरा कह रहा है, ऑप्शन बी ये कह रहा है, इसका सेवानिवृत्त सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए आर्य है। ये कह रहा है कि जो सेवानिवृत्त होता है सदस्य, वो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है क्या, ये कह रहा है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ मैं, जो यहाँ से सदस्य सेवानिवृत्त होता है या अपनी सदस्यता की समाप्ति होती है, उसके बाद में वो या तो इसका अध्यक्ष बन सकता है या किसी दूसरे राज्य का संघ लोक सेवा आयोग है
वहाँ का सदस्य बन सकता है और यूपीसी का सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सरकारी पद पर वो नियुक्त नहीं हो सकता है। इस हिसाब से हमारा भी कथन तो सही है, लेकिन पर्सन के हिसाब से ये सही नहीं होगा। तीसरा कह रहा है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगी। मित्रों, अगर आपने पॉलिटी में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आपको पता होगा इसकी जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर ना होकर राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। इस हिसाब से ये हमारा गलत हो गया, तो अपन को गलत ही पूछा है, तो हमारा इसका सही आंसर सी हो गया। और डी आप देख लेते हैं, सरकार को प्रस्तुत की गई अनुशंसाएं की प्रकृति केवल परामर्शकारी होती है। मित्रों, जो भी ये सरकार को अनुशंसाएं करता है वो सरकार माने ये जरूरी नहीं है। अगर सरकार को ठीक लगा तो वो मान लेगी, नहीं तो वो उसको रिजेक्ट कर लेगी। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन कथन सही है, बट आंसर नहीं है। आंसर इसका सी हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से राज्यों के अनुसमर्थ के बिना संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। मित्रों, इस संविधान संशोधन के संबंध में क्वेश्चन है कि कौन सा विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है, इसमें राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपको बता देता हूँ, संविधान में संशोधन की एक तो प्रक्रिया है विशेष बहुमत, एक है विशेष बहुमत के साथ में राज्यों का आधे राज्यों का समर्थन सही है, जैसे संघीय व्यवस्था में हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंध में हो, और राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हो, तो ऐसी नीतियों में राज्यों का समर्थन सही है। तो अपन देखो ऑप्शन मिला देते हैं। जो ये मूल अधिकार है इसमें संशोधन करेंगे तो सिर्फ विशेष बहुमत सही है, ना कि जो राज्यों का समर्थन। मित्रों, आपने पढ़ा होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में आता ना, उसमें आपको बहुमत सही है और साथ में आधे राज्यों का समर्थन भी सही है। इस हिसाब से ये ऑप्शन 4 गलत हो गया। तो 4 गलत हो गया तो हमारा 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कैंसिल होगा। अब हमारा 50-50 पे अपन आ गए। अब आंसर निकालना अपन कैसे निकालते हैं, और आपको ये भी पता होगा जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग है। संविधान में अगर संशोधन होगा तो वो विशेष बहुमत से होगा, ये 368 के तहत होते हैं। तो इस हिसाब से दूसरा और तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन इसका सी होगा। और ए है संसद में प्रक्रिया के नियम, इसमें भी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। अगला कह रहा है कि भारत और पड़ोसी देश एक्स के बीच सीमा विवाद है। यदि उस सीमा विवाद को भारत द्वारा अपने किसी भी क्षेत्र को सौंपे बिना हल किया जाना है तो ये संपन्न हो सकता है क्या? ये किस प्रकार से संपन्न हो सकता है? ये संविधान संशोधन के माध्यम से हो सकता है, या संसद के कार्यकारी आदेश के माध्यम से होता है, या संसद के साधारण बहुमत से विधि पारित करके इसको किया जा सकता है? आपको सही बताना। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, आपको उसमें से सही रूट बताना है कि विशेष बहुमत से संविधान संशोधन के द्वारा। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, जो विवाद हल करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का, उसमें ना तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है और न ही विधि की आवश्यकता होती है। इसमें सरकार के कार्यकारी आदेश के माध्यम से इसका विवाद का निपटान किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया था। तो इस हिसाब से हमारा किसी भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना ये कार्यकारी कार्रवाई से इसको सरलीकृत किया जा सकता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, क्योंकि पहला तो साधारण बहुमत से कह रहा है, ये नहीं विशेष बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा है, ये भी नहीं है विशेष बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा है, इसमें आधे राज्यों का समर्थन की भी बात कर रहा है, तो भी ये भी नहीं हो गया। इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध
व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार के संदर्भ में एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आपको पता होगा अधिकतर मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं। अपन राज्य के विरुद्ध दावे कर सकते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार होते हैं वो राज्य के साथ निजी व्यक्तियों को भी संदर्भित करते हैं, निजी व्यक्तियों के संदर्भ में भी होते अधिकार देते। जैसे अस्पृश्यता जो 17 के तहत है, वो जो 23 और 24 के तहत जो बालक श्रम देह व्यापार के संबंध में है, उसके तहत ही निजी जो व्यक्ति है उनको भी रोके, उन पर भी प्रतिबंध लग सकता है, उस पर भी कानून सजा दे सकती है। इस हिसाब से पहला भी ऑप्शन सही हो गया हमारा 17, अस्पृश्यता और देह व्यापार और बाल श्रम उसके संदर्भ में। दूसरा और तीसरा भी सही हो गया, तो इसका सही आंसर मित्रों डी हो गया। इसी के साथ में हमारी आज की श्रृंखला यही समाप्त होती है। साथ ही में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।